हमने अपने लास्ट टॉपिक में एसी मोटर को देखा, हमने इसके अलावा बैक ईएमएफ को देखा कि कैसे अगर हमारे पास एक स्टेटर के अंदर रोटर मूव कर रहा हो तो वो अपने अंदर बैक ईएमएफ को इंड्यूस करता है, यानी कि अपने ही इफेक्ट को अपोज करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर्स का। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। ट्रांसफार्मर की हमारे पास जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास दो हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि हमारे पास अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो अगर हमारे पास एक करंट वायर में से पास हो रहा हो तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और यही हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर्स का। और दूसरा हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन का हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने देखा कि अगर किसी एक कॉइल में हमारे पास ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हो तो ड्यू टू दैट हमारे पास सेकंड कॉइल में जो उसके नज़दीक नेबरिंग कॉइल होगा उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की जो कंस्ट्रक्शन है ना और वर्किंग, वो हम उसकी टाइप से सीखेंगे। तो आए देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप्स में। उनमें हमारे पास वन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमारे पास इसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल होता है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल को हम उसका ट्रांसफार्मर का इनपुट कहते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है। प्राइमरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि हमारे पास एक वायर को हमने उसके ऊपर रोटेट किया होता है। अब अगर हम अपने जो प्राइमरी कॉइल है वहां पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी कॉइल्स पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, यानी कि अगर इनपुट वाली साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और आउटपुट वाली साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, तो उस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और उसकी वर्किंग इस तरह की होती है कि अगर हम उसके अंदर एक फिक्स्ड या सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज दें तो हमारे पास आउटपुट में एक लार्जर अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है, ड्यू टू कि हमारे पास जो उसके सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये हमारे पास था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हमारे पास जो इसका प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उस पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं। अब ये शो क्या कर रहा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम होने की वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी, इसी वजह से हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इनकी यूजेस क्या हैं वो हम इस टॉपिक में आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, इसके अंदर नो पावर डिसिपेट होती है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का पावर लॉस नहीं होता। वो कैसे, अगर आप देखें तो हमारे पास जो VS है सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होते हैं NS इंटू D5 और DT, यानी कि D5 और DT का मतलब यह है मेरे पास चेंज इन फ्लक्स के, यानी कि उसके अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज कहलाएंगे। सिमिलरली हमारे पास जो VP होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आप देखिए D5 और DT कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की रहेगी, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी कहलाती है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी अभी सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास अगर मैं इनको देखूं तो VP/IP इज इक्वल टू VS/IS है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो पावर है ना वो कंजर्व रहती है, और वैसे भी आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर हो, उसका मतलब यही है कि हमारे पास जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्विवेलेंट होगी। इसका मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा जिस तरह कि हमने इनपुट वोल्टेजेस को आउटपुट पे इंक्रीज कर दिया, अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस समझती है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो गया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट हमारे पास डिक्रीज हो गया, और यही हमारे पास बेसिक ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन है जो हमने सीखनी है कि कैसे हम करंट को रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास पावर लॉसेस कम हो, क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर रहा होता था। हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में एडी करंट का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट किसी वायर में से गुजरे तो वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। अब हमारे पास रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जब भी करंट गुजरेगा तो वो पावर के लॉसेज होंगे, और हमारे पास पावर का फार्मूला था I²R, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगी। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है कि पावर लॉस कैन बी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो आपको पता है कि हमारे पास करंट को गुजरने में आसानी होगी और हमारे पास एक स्मूथ पाथ होगा जिसकी वजह से हमारे पास पावर लॉसेस कम आएंगे। हमारे पास पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये है कि स्टेप अप द वोल्टेज अप टू सेवरल थाउजेंड वोल्ट, कि हमारे पास जो हम वोल्टेजेस हैं उनको स्टेप अप कर दें
और उसकी वजह से होगा क्या, करंट बिल्कुल हमारे पास मिली एम्पेयर्स की फॉर्म में चला जाएगा। जब हमारे पास 1000 टाइम्स हो जाएगा या 1000 वोल्ट्स हो जाएगा तो हमारे पास करंट रिड्यूस होगा ना, जो हमारे पास करंट पहले कुछ एम्पेयर्स में था वो हमारे पास मिली एम्पेयर्स तक रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट और पावर लॉसेस कम होंगे। तो यही हमारे पास ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन और यही हमारे पास ट्रांसफार्मर की यूजेजेस थी। अब इसके बाद है हमारे पास कि एनर्जी किस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर में लॉस होती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि लॉसेस तो हैं। पहला है हमारे पास फ्लक्स लीकेजेस। फ्लक्स लीकेजेस का मतलब यह है कि हमारे पास वाइंडिंग्स होती हैं या हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल होता है वहाँ पे हमारे पास फ्लक्स लीक हो रहा होता है। फ्लक्स लीक होने का मतलब यह है कि वो पूरे का पूरा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में शिफ्ट नहीं हो रहा होता। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हमने प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं या सेकेंडरी कॉइल पे हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं उनकी भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास एक एनर्जी या पावर लॉसेस आ रहे होंगे। हमारे पास नेक्स्ट है एडी करंट। जो मैंने आपको बताया कि एडी करंट जहाँ पे भी करंट निकलेगा हमारे पास वायर में से वहाँ पे एडी करंट ज़रूर जनरेट होगा, यानी कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, या इसका मतलब ये है कि वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर रहे होंगे। और लास्ट है हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में भी हमारे पास एक लूप बनती है और हमारा जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो पावर है उसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी क्या होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उसके बदले में हमें कितनी आउटपुट मिल रही है। और वैसे भी एफिशिएंसी को अगर जेनेरिक तौर पे देखें तो हमारे पास रेशो होती है आउटपुट टू द इनपुट की, कि हम कितनी इनपुट पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला भी यही होगा कि आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमारे पास जो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस आ जाएगी। और हम एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें हमारे पास पहला पॉइंट ये है, द कोर शुड बी मेड बाय सॉफ्ट आयरन सो दैट द एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन शुड बी मिनिमम। कि हम जो कोर है ना वो एक सॉफ्ट आयरन की बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ईजिली हो जाएगी और हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है द कोर शुड बी असेंबल्ड फ्रॉम लेमिनेटेड शीट ऑफ मटेरियल टू स्टॉप एडी करंट। हमारे पास लेमिनेटेड शीट्स हम उसके ऊपर लगाएंगे। लेमिनेटेड शीट से होगा क्या कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका मतलब एडी करंट उसके अंदर से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, या स्टॉप हो रहा है, उसको कम कर रहे हैं हम लोग। तीसरा है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल शुड बी केप्ट इन सच अ वे दैट फ्लक्स कपलिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम टू रिड्यूस फ्लक्स लॉसेस। कि हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है उनको ऐसे हमने प्लेस करना है कि उनके अंदर फ्लक्स लीकेजेस ना हो, उसकी कपलिंग हो जाए और वो फ्लक्स कपलिंग मैक्सिमम तौर पे हो रही है। मैक्सिमम तौर पे होने का मतलब ये है कि मैं जितनी इनपुट दे रहा हूँ आइडियली तो उतनी आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन अगर उतनी नहीं आ रही तो उसमें हमारे पास लॉसेस मिनिमम हो, तभी हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी। और लास्ट हमारे पास पॉइंट्स का ये है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी मिनिमम। जो मैंने आपको बात बताई थी कि हम लोग अपने प्राइमरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं या इसके अलावा सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी मिनिमम होनी चाहिए, तो हमारी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे वर्क कर रहा होता है। और इसके अलावा हमने ट्रांसफार्मर इक्वेशन देखी कि रिलेशन है क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का विद देयर वोल्टेजेस, और हम कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ये कंप्लीट इस तरह नहीं आएगा कि राइट अ नोट ऑन ट्रांसफार्मर या इस तरह एक बड़ा सा क्वेश्चन। आपके पास इसमें स्प्लिट होकर आएगा, या तो वो पूछ लेगा कि हाउ टू रिड्यूस पावर इन द ट्रांसफार्मर, या इसके अलावा आपसे फ्लक्स लीकेजेस या एडी करंट्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन आएगा। और इस तरह आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।